एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को नेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में। ये इसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर पर एक और वीडियो आ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग खनिज के बारे में सीखे थे कि खनिज क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखे थे अयस्क के बारे में कि अयस्क क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखे थे गैंग के बारे में, और हम लोग सीखे थे धातु कर्म के बारे में। ठीक है, इन चारों के बारे में सीखे थे। और हम लोग का आगे जो आज की क्लास चलना है वो चलना ही है धातु कर्म के बारे में। कि धातु कर्म में बताए थे कल कि धातु कर्म वो प्रक्रिया होता है जिससे धातु का निष्कर्षित किया जाता है। तो वह कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा धातु का निष्कर्षण करना होता है। तो ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए, जब भी हम तत्वों का निष्कर्षण कर रहे हैं यानी तत्वों को निकाल रहे हैं, तो जो निकाल रहे हैं तत्व वो कहाँ से निकाल रहे हैं? भू परिपटी से, यानी पृथ्वी के सतह से खंड के निकालते हैं। तो यानी कि जितने भी तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है वह कहाँ से किया जाता है? भू परिपटी से, यानी पृथ्वी की सतह से। ठीक है, तो जब हम इन तत्वों का निष्कर्षण कर रहे हैं तो जो तत्व संख्या अब तक कितने तत्वों को निकाल चुके हैं? 112, 118 तक वैसे काउंट किया जाता है। तो 112 से लेकर 118 तक कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो इतने तत्व अब तक हम क्या किए हैं? निकाल चुके हैं, खोज कर चुके हैं। तो जो तत्व निकाले हैं उसमें से कुछ धातु होता है, कुछ अधातु होता है, कुछ क्या है? उपधातु। सभी तत्व यही 112 में से हैं। तो जो इन तत्वों को निकालना होता है, तो हम लोग जो तत्व पृथ्वी से निकालते हैं तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अब पाया जाता है भू परिपटी में। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, और उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद पाया जाता है आयरन। इस तरह से लिस्ट है। ठीक है, तो पूछता है सवाल ये कि सबसे अधिक भू परिपटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। यही हमारे पास क्वेश्चन पूछ देगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 78%। दोनों चीज अलग क्वेश्चन। वायुमंडल मतलब कि पृथ्वी के बाहर जो हवा वाला मंडल है उसमें, और अगर भू परिपटी मतलब पृथ्वी के अंदर, इस सतह में अंदर की तरफ कौन सा? तो अंदर में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, भू परिपटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो हमको क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है भू परिपटी में? तो ऑक्सीजन। या फिर पूछ देगा कौन सा सबसे अधिक मात्रा में अधातु पाया जाता है? तो अधातु भी कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा धातु पाया जाएगा? एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। कितना? 8.13% पाया जाता है। परिस्थितियों में थोड़ा बहुत का इधर उधर देखने को मिलता है किताब में। एल्युमिनियम जो होगा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व या फिर अधातु कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। और उपधातु कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, तो ये है हमारे पास में जो कि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है। लेकिन जब हम पृथ्वी से निकाल रहे होते हैं, तो जब भी किसी धातु को अगर निकालना होगा, जैसे कि मान लीजिए हम कॉपर को ही निकाल रहे हैं, तो उसके अयस्क से ही निकालेंगे तभी जाके हमको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। तो किसी भी धातु को जब निकालना होता है तो किससे निकालते हैं? अयस्क से। तो अयस्क कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ये है, यहाँ पर कौन सा धातु का अयस्क है? जैसे कि ये Hgs, यानी यहाँ पर मरकरी धातु है। यानी ये किस धातु का अयस्क है? मरकरी का। ये है Zns, यानी यहाँ पर धातु कौन है? जिंक धातु का अयस्क है। SnO2, यानी ये Sn का, टीन का अयस्क हो गया SnO2। इसी तरह से PbSO4, यानी कि PbSO4 लेड सल्फेट, यानी ये किसका अयस्क है? लेड का। इसी तरह से BaSO4 ये बैरियम का अयस्क हो गया। तो इसमें जो धातु दिख रहा है, इससे क्या कर सकते हैं? हम उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उसका अयस्क हो जाएगा। अब कौन सा अयस्क होगा? तो इसको पढ़ेंगे जैसे कि Hgs, यानी मरकरी का अयस्क किस धातु का अयस्क हुआ? मरकरी का। अब कौन सा अयस्क? सल्फर है, यानी कि सल्फाइड अयस्क। तो यानी मरकरी धातु का सल्फाइड अयस्क हो गया। ये जिंक धातु का सल्फाइड अयस्क। ये SnO2 यानी ऑक्सीजन है, यानी ये टीन का कौन सा हो गया? ऑक्साइड अयस्क हो गया। इसी प्रकार से ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, ये हमारे पास सल्फेट है। इसी प्रकार से बैरियम का ये भी सल्फेट है, ये ऑक्साइड है। इस प्रकार से जो अयस्क होते हैं दोनों चीज के, किस धातु का निष्कर्षण करेंगे? जो धातु इसमें दिख रहा है उस धातु का निष्कर्षण करेंगे। और साथ में ये कौन सा वाला अयस्क है? तो सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फेट होगा, ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, हाइलाइड होगा, यही होंगे। ठीक है, तो कुछ अयस्क का नाम अब आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। इन अयस्कों का नाम आपको नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके।
अब हम लोग सीखते हैं सीधे अब धातु कर्म, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमको अयस्क क्लियर हो गया कि धातु को किससे निकालना है, अयस्क से। तो अब जिस अयस्क से आपको धातु को निकालना होगा, उसको निकालने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, खनन की प्रक्रिया। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अयस्क को खन के बाहर निकालेंगे। किसी भी धातु को निकालना होगा तो पहले अलग अलग प्रकार की खान होती है, जिससे पहले उसे क्या करते हैं, खनन करते हैं, मतलब भू परिपाटी से पहले उसको निकालते हैं। फिर निकालने के बाद उसका क्या किया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, पाउडर के फॉर्म में बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अयस्क को, जितने भी अयस्क का सांद्रण कर दिए, उसके बाद उसको ऑक्साइड में बदला जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जितने ऑक्साइड होते हैं उस ऑक्साइड से हम का अवकरण कराते हैं, मतलब उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तब धातु प्राप्त होती है। और अंत में जो किया जाता है धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, यानी लास्ट में क्या किया जाएगा, धातु का शुद्धिकरण। तो ये धातु कर्म जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो धातु कर्म में यही प्रक्रियाएं होती हैं। और ये इस से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि धातु कर्म में वह दे देता है लोहा का निष्कर्षण करने के लिए, एल्युमिनियम का, किसी का भी निष्कर्षण करना होगा तो हम यही प्रक्रिया यूज करेंगे। पहले खनन होगा, उसके बाद उसका चूर्ण का निर्माण होगा, फिर अयस्कों का सांद्रण होगा, उसके बाद उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर ऑक्साइड से अवकरण कराएंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसका शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले खनन करते हैं, खन के निकालते हैं। ठीक है, अब खन के निकालने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खनन। खनन क्या प्रक्रिया होती है, अयस्क को क्या करते हैं, भू परिपटी से निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, खनन। मतलब जो खान हो गया, जैसे कोयला का खान से कोयला निकाला जाता है, हीरा के खान से हीरा निकालेंगे, सोना का खान रहेगा तो सोना निकालेंगे। ये अलग अलग प्रकार की खान होती हैं, उनसे अलग अलग धातुओं को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि खान के अगर प्रकार इसमें पढ़ना नहीं आप लोग को, लेकिन अगर प्रकार की बात करेंगे तो कुछ जो खान होता है वो सतही ओपन माइनिंग होता है, सतही खनन होता है। कुछ जो होता है सुरंग जैसा बना के टनल अंदर जाया जाता है, उसमें से खन के निकाला जाता है। तो अलग अलग प्रकार की खान होती है जिससे क्या किया जाता है, निकाला जाता है धातु को। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, खनन की कार्य हो गया, मतलब अयस्क को बाहर निकाल लिए। तो जो अयस्क बाहर निकाले हैं वो बड़ा बड़ा रोड़ा जैसा है। अब इसमें जैसे कि ये बड़ा चट्टान जैसा है। ठीक है, अब इस चट्टान में अयस्क जो होगा के साथ मिट्टी के कण भी तो होंगे, क्योंकि खान से निकाल रहे हैं, तो अंदर में इसके मिट्टी के भी कण होंगे। तो पहले इसको क्या किया जाएगा, पाउडर बनाएंगे, ताकि जो अयस्क के कण होंगे वो अलग रहेंगे, और जितने पाउडर फॉर्म में धूल कण होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अब वो रोड़ा जैसा है तो पूरा का पूरा तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट या कोई भी अयस्क नहीं होगा, उसमें कुछ मिट्टी के भी कण होंगे। तो उसको पहले पाउडर बनाएंगे ताकि आगे का प्रक्रिया करना आसान रहेगा। तब दूसरा चीज क्या करेंगे, अयस्क का मशीन में डालेंगे, चूर्ण बनाने वाली मशीन जो होती है, आटा पीसने वाली जैसे मशीन होती है वैसी मशीन होती है, उसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको दाना दाना पाउडर जैसा बना देगा। ठीक है, अब वो पाउडर जैसा बन गया, अब पाउडर फॉर्म में बन गया, तब उसका क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण। तीसरा स्टेप है, अयस्क का सांद्रण किसको कहा जाता है। अगर सांद्रण की बात करेंगे कि अयस्क का सांद्रण किसको कहते हैं, तो होता क्या है कि देखिए, जब हम भू परिपटी से यानी मिट्टी से में से निकाल रहे हैं पृथ्वी से, तो अयस्क के साथ धूल कण भी होंगे। तो अब धूल कण को तो निकालना होगा, तो यानी कि जितने भी अवांछित पदार्थ होते हैं उसको निकालना। अभी तो पीछे थे तो उसी में था ना, तो अब उसको निकालने के जब प्रक्रम होता है उसी को क्या कहा जाता है, अयस्कों का सांद्रण। यानी कि देखिए, जब हम भू परिपटी से निकालते हैं तो उस समय हमारे पास में रहता क्या है, अयस्क रहता है, और साथ में गंदगी रहती है। गंदगी को क्या कहा जाता है, गैंग। तो ये दोनों चीज है, दोनों पाउडर फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, हमको अयस्क नहीं चाहिए ना, धूल मिट्टी से क्या मतलब है। तो अयस्क में जो गैंग होता है उसको जो बाहर निकाल रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं, किसको, गैंग को। तो गैंग को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहा जाता है, अयस्कों का सांद्रण। समझ में आया कि जो भी धूल कण होंगे, गैंग होगा, गैंग को किससे निकाल रहे हैं, अयस्क से, तो इसी को कहा जाता है अयस्कों का सांद्रण। अब कैसे निकालेंगे भाई, ये तो परिभाषा हो गया कि निकालने का तरीका क्या है। तो अगर बात करेंगे तरीका का, तो हमारे पास में अलग अलग विधि होता है, बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से 4 विधि जो होता है इसमें पढ़ना होता है। पहला विधि कौन सा है, द्रविधावन विधि, इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं, ओसावन विधि भी इसी को कहते हैं। ठीक है, द्रविधावन विधि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे फेन पलवन विधि के बारे में, और सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे निश्चालन विधि। तो कितना विधि, 4 विधि हो गया ये। कौन कौन सा, द्रविधावन, चुंबकीय पृथक्करण, फेन पलवन और निश्चालन। यही 4 विधि के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सी विधि के बारे में चर्चा करेंगे, द्रविधावन विधि। ठीक है, तो द्रविधावन विधि होता क्या है, तो इसमें चूर्णित अयस्क यानी जो पाउडर फॉर्म में अयस्क बनाए हैं उसको क्या किया जाता है, ऊपर बहती हुई पानी की तेज धार पर रखा जाता है। तो जितना भी हल्का वाला कण होगा वो बह कर, धूल कण जो भी होंगे हल्का वाले वो बह के चले जाएंगे, लेकिन जो भारी वाले कण होंगे वो उतना दूर आगे जाएंगे नहीं, तो उसको क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जैसे कि हम अगर डायग्राम के थ्रू बात करें तो ऐसे जो होता है इसको सीढ़ी नुमा ऐसे संरचना बनाई दी जाती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, यहाँ पर हमारे पास में जो भी अयस्क है यहाँ पर रख दिए पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से नल से पानी गिराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर जल यहाँ पर तेजी से गिरेगा तो जो भी यहाँ पर, क्योंकि चूर्ण है पाउडर के रूप में है, तो वो क्या होगा, बहना शुरू करेगा। अब यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे बहते हुए जाएगा, पानी बह रहा है, अगर पानी ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो जो हल्का वाला कण होगा वो तो बह कर बाहर निकल आएगा, लेकिन जो भारी वाला कण होगा यहाँ सीढ़ी पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहीं पर इकट्ठा हो गया तो जो धातु होते हैं वो भारी होते हैं तो यहीं पर ही रह जाते हैं, धूल कण के हल्का कण रहेंगे तो वो क्या होंगे, बहकर बाहर चले गए। तो जो इसमें धातु के अयस्क वाले कण थे वो अलग हो गए और धूल कण बहकर अलग हो गया। समझ में आया बात, कि द्रविधावन विधि में क्या होगा कि यहाँ से जितने भी हल्का वाला कण, धूल कण है बाहर निकला है, और जो भारी वाला कण है यही सीढ़ी पर रह गया, तो ये क्या हो गया, हम इसको अलग से छान लेंगे। ठीक है, तो जब भी हमको द्रविधावन विधि कब प्रयोग में लाएंगे, जब गैंग और अयस्क दोनों में अयस्क एगो भारी होना चाहिए, एगो क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि जब पानी में करेंगे तो जो हल्का वाला रहेगा वो बह जाएगा और जो भारी वाला कण रहेगा वो यहीं पर रहेगा। तो इस विधि का प्रयोग, कौन विधि का प्रयोग, द्रविधावन का, तब करते हैं जब अयस्क और गैंग दोनों को अलग करना है, तो उसमें एक भारी हो एक क्या हो, हल्का, तब जाके कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, द्रविधावन विधि। समझ में आया, इस विधि से जैसे सोना वोना का निष्कर्षण जो होता है इसी विधि से होता है, उसको द्रविधावन विधि से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो समझ में आया बात द्रविधावन के बारे में। इसको आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, ये क्या किया जाता है, एक ढलान जैसा रहेगा और उसी पर से क्या होगा, ये ढलान जैसा रहेगा, और इस पे से जब पानी से बहवाया जाएगा तो वो धीरे धीरे करके जितने भी धूल कण होंगे बह जाएंगे, और जो कण होंगे अयस्क वाले वो उसी पर इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, द्रविधावन विधि समझ में आ गया। अब इसके आगे का जो होगा हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे द्रविधावन के बारे में। द्रविधावन कब होगा, जब अयस्क और गैंग दोनों में से एक भारू हो एक हल्का हो, तो उसको क्या करेंगे, इसको ओसावन वाला, जैसे कि धान पुरेसी अलग किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, गिराएंगे, धान भारी है तो वहीं पर नीचे रह जाएगा, पुरेसी उधिया के चल जाता है अलग। उसी तरह से गैंग हल्का रहेगा तो गैंग बह के बाहर चला जाएगा और वहीं पर अयस्क रह जाएगा। समझ में आया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखिए, ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा संभव है शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।